Hello student, let us continue with our chapter. We'll see the impacts on Indian economy जो हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स देखे और उसके डिसएडवांटेजेस देखे. नाउ उनका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ. इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन. ये WTO जो हमने देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया भी मेंबर है. और सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से WTO जब भी एस्टैब्लिश हुआ ऑर्गेनाइजेशन, तब से इंडिया उसका मेंबर है. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट of this organization on India, or which type of benefit would it India acquired are discussed below. उससे क्या फ़ायदा हुआ या उससे क्या असर हुआ, हमने उससे क्या बेनिफिट पाया. India's contribution to world trade was 0.5%. Our exports have increased tremendously due to increase in international trade, and as a result of it, India contribution in world trade has increased to 1%. इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 0.5% था. हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ही इंक्रीज़ हुआ, ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बहुत बड़ा, और उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम स्वरूप हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में इंक्रीज़ हुआ टू 1%. Being member of WTO, export of ready-made clothes of our country has increased. WTO की मेंबर, उसकी मेंबर होने से हमारा जो रेडीमेड क्लोथ्स का था वो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ. As a member of WTO, India has been able to increase export of its agro products. हमारा एग्रो प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ. ड्यू टू इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, हमारा जो बहुत एक्सपोर्ट बढ़ा, प्रेशर ऑन इम्पोर्ट्स हैज़ रिड्यूस. हमारा इम्पोर्ट्स में जो प्रेशर वो रिड्यूस हुआ. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ. दस एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते इंडिया विल नॉट ओनली गेट अबव मेंशन बट बेनिफिट्स ऑल्सो हैज़ टू कंप्लाई विथ सम कंडीशंस. इट इज़ स्पेशली डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट इंडिया increases its infrastructural facilities and how developed countries treat India. जो भी अब ये इसके ऊपर डिपेंड है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो कैसे इंक्रीज़ हो, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इंडिया को किस तरह ट्रीट करता है. ये स्पेशली डिपेंडेंट ऑन this. Sustainable development. According to the definition of sustainable development is the development which meets the needs of present generation without compromising with the ability of future generations to meet their own needs. जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मीनिंग क्या है? is the development which meets the needs of present generation. हमारी जो नीड्स को मीट करने के लिए जो प्रेजेंट जनरेशन यूज़ कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. फ्यूचर जनरेशंस अपनी ओन नीड्स को कैसे मीट कर पाएंगे, उसका कॉम्प्रोमाइजिंग किए बगैर जो प्रेजेंट जनरेशन जो अपनी नीड्स को मीट कर रहा है. दस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एफर्ट्स ऑन नेचर नियर ह्यूमन हैबिटेशन एंड मैन क्रिएटेड ओवर दैट इज एनवायरनमेंट. द वे एंड द स्पीड with which present generation is developing
जिस तरह से प्रेजेंट जनरेशन डेवलप हो रहा है, जिस स्पीड में, इट कैन नॉट बी मेंटेन द फ्यूचर, और ये फ्यूचर के लिए मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देर इज़ अ फियर दैट, अब ये डर है कि लग्जरीज विच प्रेजेंट जनरेशन इज़ एन्जॉइंग, जो प्रेजेंट जनरेशन जो लग्जरीज को एन्जॉय कर रहा है, मे नॉट बी देयर फॉर फ्यूचर जनरेशन, और ये शायद फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएगा या नहीं एन्जॉय कर पाएंगे। There is tremendous decrease in natural resources due to economic development. Economic development करने के लिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो रहा है, एंड देयर क्वालिटी इज़ ऑल्सो डिटेरिएटिंग, और जो उसकी क्वालिटी भी है वो भी धीरे धीरे ख़राब हो रही है। इन दिस कंडीशन देर इज़ अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, और ये कंडीशन में ज़रूरी है कि हमारा जो डेवलपमेंट का आइडिया है उसको चेंज करना चाहिए। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन एनवायरनमेंट, और जो आइडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्टडी करके, बिकॉज प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन एनवायरनमेंट, जो प्रेजेंट डेवलपमेंट हो रहा है और एनवायरनमेंट में भी अफेक्ट हो रहा है। नाउ फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी एडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए ये स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना ज़रूरी है। The renewable natural resources like cultivable farms, forest, water resources should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals should be used judicially. जो हमारी renewable natural resources है और जो हमारा non-renewable natural resources है, ये should be used in such a way, should be used in judicially, जो जितना रिक्वायरमेंट है ऐसा ही वेस्ट नहीं होना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो भी इंडस्ट्रीज़ हम सेटल एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका लोकेशन डिसाइड जब हम करते हैं तो ये बेसिस पे देखना चाहिए कि लेसर ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है वो कम आए। अ सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे शुड बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज, एंड सच एज डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स आर यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जो है कैन बी यूज इन मोर देन वन वे, शुड बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज सच एज डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स। नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होना है। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, poisonous chemicals, increasing slums, etc. Stress should be laid on use of non-conventional energy resources such as solar and wind energy. इसके लिए जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, सोलार एंड विंड एनर्जी, उसके ऊपर पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। नाउ स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए? फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। स्वीडन में 1972 में अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ। देयर आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्वेंशन एंड कैंप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली लेवल पर टाइमली हमने ऐसे कैंप्स एंड कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किया, इन विच इट वाज डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट स्टेप्स फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या डिफरेंट स्टेप्स
ले सकते वो डिसाइड हुआ। इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स में ये इंडिया भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट डिफरेंट एफर्ट्स मेक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशन इज़ प्रेजेंटेड। हर एक डिफरेंट सिटीज़ का पॉल्यूशन कंडीशन की इंफॉर्मेशन देना, नेशंस को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाए। 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड में एनवायरनमेंट डे 5वीं जून को डिक्लेयर किया। इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटोरिएटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल और जो हमारा ओजोन का लेवल जो डाउन हो रहा है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स साइन किया। दस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. So जो एनवायरनमेंट को बचाना है वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड सून। हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वाली वो एकदम डूम हो जा सकती है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 16 क्वेश्चन आंसर्स। आप लिखना शुरू कर देना और कोई भी डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। थैंक यू।